Hello students. Today we are going to learn about commerce. In the previous lecture we have learned about industry. Industry and commerce, these are the part of business activities. In the previous lecture about industry, we have learned the different types of industry, whether the genetic, extractive, secondary, manufacturing industry, construction industry, and its type. Now today we are going to learn the topic commerce. Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. तो कॉमर्स क्या है, जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंचाने में मदद मिलती है. There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumer. क्योंकि आप अगर गुड्स बनाते भी हैं लेकिन अगर वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई यूज नहीं है, कोई उसका उपयोग नहीं है. Goods are produced at one place and consumers are scattered at different places. क्योंकि गुड्स हर जगह नहीं बनता, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बनता है, जबकि कंज्यूमर्स क्या हैं, अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं. The consumers are not aware of what kind of goods are produced by the manufacturer. क्योंकि गुड्स एक ही जगह बन रहा है और कंज्यूमर्स तो चारों तरफ हैं, हर एरिया में है, तो उन्हें कैसे जानकारी होगी. उन्हें पता ही नहीं होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो किस किस तरह के गुड्स बना रहा है. गुड्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी एंड डिमांडेड बाय कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी. अब गुड्स जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है जबकि कंज्यूमर को कम मात्रा चाहिए. ऑल दीज प्रॉब्लम्स, that is called the hindrance of place, hindrance of knowledge, hindrance of storage etc. are solved by commerce. अब जैसे हमने कई परेशानियां यहाँ पर देखी कि प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है लेकिन कंज्यूमर अलग अलग जगहों पर हैं, उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, वहाँ कैसे उनके प्रोडक्ट उनके पास जाएगा. ठीक, लार्ज अमाउंट में गुड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन कंज्यूमर को कम जो है क्वांटिटी में चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा. तो ये सारे सॉल्यूशन जो हैं वो सॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स. नाउ कॉमर्स इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, और वी कैन से ऑक्सिलरी टू ट्रेड. Trade part is concerned, there is an internal trade and external trade. In the internal trade there are wholesale trade or retail trade, and in case of external trade, import, export and interport. We go through these in detail later. Now as per the aids to trade or auxiliaries to trade, transport, banking, insurance, warehousing, advertising, these are the service providers. ये जो है एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें मदद करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाने में. वी गो थ्रू द ट्रेड पोर्शन. ट्रेड मीन्स होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. होम ट्रेड होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. फॉरेन ट्रेड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट ट्रेड. सो दिस इज ट्रेड. Home trade, foreign trade, wholesale, retail, import, export. Go through the internal trade or home trade, in which the first one is wholesale trade. Wholesale trade मतलब थोक विक्रेता, एक large amount में सामान को बेचना. It refers to buying and selling of goods and services in large quantity. The wholesaler buy goods directly from the manufacturer and sell these goods to the retailers. तो होलसेलर जो थोक विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से एक ही बार में बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं और उन्हें छोटे दुकानदारों रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं. जनरली अ होलसेलर इज स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. और जो ये होलसेलर होते हैं ये एक ही तरह का सामान जो है अलग अलग मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं. एक होलसेलर एक ही तरह का सामान बेचता है. He maintain a large stock. He buy goods for cash from manufacturer and sell on credit to the retailer. ये कैश दे करके मैन्युफैक्चरर से गुड खरीदता है
और उसे उधार रिटेलर्स तक देता है। क्योंकि रिटेलर्स जो है एक अलग अलग पॉलिसी पे काम करते हैं। वो लोग उधार सामान लेते हैं, जब कस्टमर से पैसा उनको मिलता है तो होलसेलर को देते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन होलसेल ट्रेड। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रोड्यूसर को कैश देना है, दूसरा सामान उधार रिटेलर को देना है, तो वहाँ पैसा फंसता है। जब तक रिटेलर पैसा नहीं देगा उसके पास पैसा आएगा नहीं, तो बाकी एक्टिविटीज़ के लिए उसे लार्ज अमाउंट ऑफ कैश की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रिटेल ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। ये क्या है? छोटे दुकानदार हैं जो कि सामान खरीदते बेचे हैं एक स्मॉल क्वांटिटी में। द रिटेलर्स बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल दिस गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। और ये छोटे दुकानदार प्रोड्यूसर, ये जो होलसेलर है, उससे सामान खरीदते हैं और अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। द रिटेलर हैज़ मेंटेन अ वैरायटी ऑफ गुड्स। और जो ये छोटे दुकानदार होते हैं ये अलग अलग तरह के गुड्स जो है अपनी दुकान में रखते हैं, जबकि होलसेलर एक पर्टिकुलर एक ही लाइन का एक ही तरह का गुड्स अपने पास रखता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल ट्रेड। It refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical limit of the country. अब यहाँ क्या चीज़ है कि यहाँ पर जो है एक्सटर्नल ट्रेड, जब हम सामान का क्रय विक्रय जो है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग जब दूसरे देशों के साथ करते हैं, हम अपनी जो ज्योग्राफिकल लिमिट है उससे बाहर सामान को बेचते हैं, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इन एक्सटर्नल ट्रेड द मार्केट इज़ वेरी वाइड। और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है, क्योंकि आप किसी भी देश में कहीं भी बेच सकते हैं सामान या खरीद सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड इनेबल द बिजनेसमैन टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ देयर इकोनॉमी इन ए कम्पिटिटिव वे। और इस एक्सटर्नल ट्रेड से जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी व्यवसायी हैं, उन्हें एक कम्पिटिटिव मार्केट मिलता है जहां अपने सामान को वो अच्छे से अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। द एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व completion of various rules and regulations such as licensing, custom clearance, etc. लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं। आपको लाइसेंस लेना होता है, कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ता है अपने गुड। सो देर आर लॉट्स ऑफ formalities when you are involving in external trade. There is also a separate chapter in your book that is international business, in which we are going to learn what are the trade procedures between the two nations where there is a import and export procedure. Now the external trade is of the following types: export trade, import trade and interport trade. Export मतलब निर्यात करना। It refers to sale of goods to foreign country. The developing countries like India encourage export as it result in increasing foreign reserves. तो एक्सपोर्ट क्या हो गया? दूसरे देशों को सामान बेचना। और जनरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी डेवलप कर रही हैं, ठीक, उन कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, तो हम एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा करते हैं? क्योंकि बाहर का जो रिज़र्व है, जो बाहर की जो कैपिटल है, वो हमारे देश में आए। इम्पोर्ट आयात करना। इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स इज़ इनकरेज एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। और जब हम किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदते हैं तो वो इम्पोर्ट हो गया, और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीनों को हम आयात करें, इंपोर्ट करें, ताकि हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी हो सके, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ लग सके, डेवलपमेंट हो सके, जबकि कंज्यूमर गुड्स कम से कम इंपोर्ट किए जाने चाहिए। एंटरपोर्ट। इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट। अब एंटरपोर्ट क्या है? हम दूसरे देश से गुड्स तो खरीदते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से? फिर उसे किसी दूसरे देश में बेचना, कि अपने एक देश में यूज करने के लिए। In interport, the goods are purchased from a foreign country, but not for consumption in home country, but for selling these goods to some other foreign country. तो interport क्या है? यानी कि किसी दूसरे देश से, मान लीजिए आपने
पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं अलग अलग देशों में बने हैं, आपने अपने यहाँ मंगाया, यहाँ आपने उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर किसी दूसरे देश को बेच दिया। तो एंटरपोर्ट में जो हम गुड्स बाहर से लाते हैं उसे हम अपने देश में नहीं यूज करते, बल्कि उसे फिर से किसी दूसरे देश में बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। We have just learned about the trade, internal and external trade. Internal trade, that is wholesale trade and retail trade, and in external trade, export, import, and interport. Now the next topic, next part of commerce is, that is adds to trade or auxiliary to trade, in which the different services are provided by the commerce. So these goods and services are exchanged, these goods and services are reached to the अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा सके, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे ये सर्विसेज जो हैं हमारी अलग अलग तरह की दिक्कतों को दूर करती हैं। हाउ दीज सर्विसेज हेल्प्स द डिफरेंट पर्सन इन कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ as per the aids or auxiliary to trade, the activities which help in a smooth flow of trade are known as aids or to trade। ठीक है, तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ट्रेड करने में हमारी मदद कर। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज़ मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर ईजी। These activities are known as services and together constitute service sector or tertiary sector of कॉमर्स। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीके से सर्विस सेक्टर है, इसे टर्चरी सेक्टर भी कहा जाता है कॉमर्स का, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ताकि बाइंग और सेलिंग करना आसान हो जाए। These helps in removing various hindrances of trade which arise in production and distribution of goods. The common auxiliaries or aids to trade are, we are going to learn about this. The first one is transport and communication. अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हमारी क्या मदद करता है? ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द प्रोडक्शन ऑफ गुड टेक प्लेस एट वन प्लेस वेयर दीज डिमांड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जैसे गुड्स किसी एक जगह बनता है लेकिन उसकी डिमांड हर जगह होती है। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट। अब जो एक प्रॉब्लम है कि गुड्स एक ही जगह बन रहा है, दूसरे लोगों तक कैसे पहुँचे, तो ये एक हिंड्रेंस, एक प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। और इस चीज़ को दूर करता है, इस प्रॉब्लम को दूर करता है ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल, टी इज़ प्रोड्यूस इन आसाम एंड दार्जिलिंग बट इट कंज्यूम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस इज़ मेड पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर यातायात के साधन ना हो तो सबको चाय पीना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज़। और यही ट्रांसपोर्ट अलग कच्चा माल है, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं जो कि प्रोडक्शन में काम आते हैं, उन इंडस्ट्री तक पहुंचाने में मदद करता है। लेबर इज ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो मज़दूर हैं जो वहाँ काम करेंगे उनको भी इन ट्रांसपोर्ट की सहायता से ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। Along with transport, communication is also important service. Communication help in exchange of information between producers, consumers and traders. अब कैसे पता चलेगा कि कौन प्रोड्यूसर किस तरह का गुड्स बना रहा है, तो इसकी जानकारी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाएगी। The common communication services are postal service, telephone service, fax, internet, etc. द नेक्स्ट वन इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये हमें क्या सुविधा देती है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन एट्सेट्रा टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब ये बैंक जो है या फाइनेंस एजेंसी जो है आपको उधार की सुविधा प्रदान करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं ताकि आपके बिजनेस को आसानी से चलाया जा सके। बैंक हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड। अब जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, तो उसके लिए बैंक अवेलेबल है। अलॉन्ग विथ प्रोविजन ऑफ फंड, द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड मेनी अदर फैसिलिटीज सच एज कलेक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ चेक्स, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स used by a businessman with the help of bank for the collection and deposit of fund. The bank also provide the facility of overdraft, cash credit limit, arrangement and payment in foreign currency in case of foreign trade.
नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. बिजनेसमैन हैज़ टू बियर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क. क्योंकि आपने पढ़ा है रिस्क इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस. यू कैनॉट एलिमिनेट बट यू कैन रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस. तो रिस्क को हम कम कर सकते हैं किसके द्वारा? इंश्योरेंस के द्वारा. इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सम काइंड ऑफ रिस्क सच एज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, accident. So how these facilities help a businessman for smooth functioning of their business. Now the next one is warehousing. वेयर हाउसिंग क्या काम करता है? सामान को स्टोर करके रखने में काम करता है. क्यों? क्योंकि गुड्स तो हमेशा बनता है, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही उगते हैं या बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत साल भर है, तो उसे क्या करना होगा? स्टोर करके रखना होगा, नहीं वो ख़राब हो जाएगा. यूजुअली देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली व्हेन दीज आर प्रोड्यूस. क्योंकि एक टाइम गैप होता है भाई प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में. ठीक, ये नहीं कि तुरंत बना तुरंत यूज हो गया, समय लगेगा. For example, wheat, rye, etc. is produced in a particular season only, but these are consumed throughout the year. So these are to be stored. अब जैसे गेहूँ है, चावल है, ये तो एक पर्टिकुलर सीजन में, लेकिन साल भर लोग खाते हैं. तो अब क्या है, कैसे सबको अवेलेबल हो पाएगा? तभी हो पाएगा जब इसे सुरक्षित स्टोर किया जाएगा, जमा करके रखा जाएगा. Special arrangement has to be made to store the goods to prevent the loss एंड कीप दैम फ्रेश. और इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं, वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके, ख़राब होने से बचाए रखा जा सके, ताज़ा रह सके. वेयर हाउसिंग हेल्प द बिजनेस मैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज. और जमा करके रखने की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करता है वेयर हाउस. वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ गुड्स. जिस तरह का गुड्स होता है उसी तरह के अलग अलग तरह के वेयर हाउसेज भी होते हैं. वेयर हाउसेज फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स वेन एवर रिक्वायर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वेयर हाउसेज, जब भी गुड्स की ज़रूरत होगी आप वेयर हाउस से इसको निकालिए और यूज़ कर सकते हैं, मार्केट तक पहुंचा सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग. अब एडवर्टाइजिंग आपने देखा, क्यों टीवी पे एडवर्टाइज़ किया जाता है, रेडियो पे किया जाता है? क्यों? ताकि लोग जान सकें प्रोडक्ट के बारे में. प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर. भाई जो प्रोड्यूसर है वो सबके पास अकेले तो पॉसिबल नहीं है कि सबसे मिले और अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सके. एडवर्टाइजमेंट हेल्प टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. और एडवर्टाइजमेंट की सहायता से जो है हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. गुड्स आर एडवर्टाइज टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट देयर यूज़, क्वालिटी एंड प्राइस, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग द प्रोड्यूसर एडवर्टाइज देयर गुड्स. अपने विज्ञापन के द्वारा अपने गुड्स की जानकारी लोगों तक देता है, कैसा गुड्स है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है. एडवर्टीजमेंट स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर रिगार्डिंग न्यू गुड्स एंड देयर यूजेज. और इस विज्ञापन एडवर्टाइजिंग के तहत ही कंज्यूमर को नए गुड्स के बारे में पता चलता है. एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली प्रमोट द सेल ऑफ गुड. और आपने देखा होगा जितना जैसा एडवर्टाइजमेंट है, हर एडवर्टाइजमेंट अलग अलग गुड्स के सेलिंग में मदद करता है. अट्रैक्टिव है तो उस सामान और अच्छा बिकता है. इट इज़ वेरी गुड टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ कस्टमर. एंड विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग a producer is able to enhance their sale, increase their sales, and also improve the knowledge of the customer about the different types of product produced by the producer. So these are the auxiliary to trade and adds to trade, and without these service sector, this tertiary sector, it is not possible for a producer to sell their goods to the ultimate consumers living in different parts of the world. So these services are very much beneficial for the producer.